मेरे हाथ में 10 का नोट था और मैं दुकान की तरफ जा रहा था। लेकिन दिल में ये सवाल था कि कहीं मैं अपने घर वालों की इज्जत को 10 रुपए में बेच के तो नहीं जा रहा। हाँ, मैं उस वक्त यही सोच रहा था। जाने क्यों मेरे कदम पलट गए। जिस शख्स ने मुझे 10 रुपए देकर घर से निकाला था, मैं वापस उसी तरफ चल पड़ा। लेकिन ये क्या, घर का दरवाजा तो अंदर से बंद था। अब तो मुझे पक्का शक हो गया कि कोई न कोई गड़बड़ जरूर है। घर में एक जवान औरत थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने पड़ोसियों के घर से जाकर ऊपर वाली छत से अपने घर में छलांग लगा दी और जब नीचे आया तो अभी मंजर तो ना देखा था, लेकिन आवाज सुनकर ही कदम तले से जमीन निकल गई। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे को अंदर से बंद किया गया था क्योंकि बाहर वाली कुंडी खुली हुई थी। यह कमरा उस औरत का था जो मेरे दिल में सबसे ज्यादा ऊंचा मकाम रखती थी और आवाज भी उसी कमरे से आ रही थी। मेरा खून खौलने लगा। मेरे हाथ पांव सुन्न जैसे पड़ने लगे थे और मेरे कान गर्म हो गए। मैंने एक झटके से दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। वो शख्स मेरे सामने उस सफेद चादर के ऊपर मेरी सगी। मैं बहुत कम उम्र का था जब मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए। अभी भी मेरी उम्र कोई इतनी ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन हाँ, कदकाठी में मैं पूरा मर्द लगता था और सब कहते थे कि अब तुझे मर्द बनना है। लेकिन मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं थे। मेरी माँ लोगों के घर में खाना पकाने का काम करती थी, पर अब मैं उसे मना कर दिया था और कहा कि वो ये काम नहीं करेगी। हम घर में 2 लोग ही रहते थे। मेहनत मजदूरी से हम 2 लोगों का गुजारा हो सकता था और फिर बाबा ने हमारे लिए एक घर भी तो छोड़ा था। घर में सिर्फ 2 ही कमरे थे। एक कमरा रहने के काबिल नहीं था, लेकिन मैं वहीं पर रहता था। दूसरे कमरे में मेरी माँ रहती थी। मेरी माँ बहुत जवान और खूबसूरत थी। उनकी उम्र बहुत कम थी जब उनकी शादी हुई थी और शादी के पहले साल में ही मैं उनकी गोद में आ गया और मैं कम उम्र का था जब बाबा इस दुनिया से चले गए। वो मेरे बाबा से बहुत मोहब्बत करती थी। वो कहती थी कि तेरे पापा इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। मुझे ये भी बताती थी कि पहले वो मेरे बाबा के रिश्तेदारों के घर में रहती थी, लेकिन 1 साल के बाद ही वहाँ से वापस आ गई। मैंने उनसे पूछा कि ऐसी क्या बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि बस मेरी तुम्हारी दादी से नहीं बने। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरी माँ किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकती। वो तो एक मायूस और नेक दिल औरत थी। फिर जाने क्यों उनकी दादी के साथ ना बनी। पर दादी भी अब इस दुनिया में नहीं थी। इस घर में मेरी एक बुआ भी रहती थी जिनको तलाक हो चुकी थी। दादा और एक चाचू जिनकी बीवी और बच्चे अब इस घर पर राज करते थे। वो घर हमारे घर से बहुत बड़ा था। अभी भी इस घर में हमारा हिस्सा था, पर माँ कहती थी कि हम उफ तक नहीं करेंगे, हमें नहीं चाहिए हिस्सा। वैसे भी तुम्हारे बाप ने हमारे लिए ये घर छोड़ा है, हम दोनों के लिए यही घर काफी है। पर ये काफी नहीं था। ये तो मैं भी जानता था कि मामला इतना सीधा नहीं है। ये घर इस जगह पर बनाया गया था जहाँ पहले लोग कूड़ा फेंकते थे। अभी भी इस घर से बू आई थी। ये घर रहने के काबिल नहीं था। अगर हम इसको बेचते तो शायद कोई ऐसा इंसान खरीदता जिसे यहाँ पर जानवर रखने का इरादा किया होता। ये जगह इंसानों के रहने के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जब से बाबा इस दुनिया से गए थे, चाचा ने वैसे हमारा बहुत साथ दिया था, इसलिए मैं सोचता था कि चाचा से बात करूं। पर माँ कहती थी कि साथ देना और बात है और घर में हिस्सा मांगना और बात है, इसलिए तुम कभी भी बात न करना। चाचा पहले तो बाहर के मुल्क में रहते थे, अभी उन्हें वापस आए हुए कुछ महीने ही हुए थे। वहाँ से वो हमारे लिए पैसे भी भेजा करते थे। फिर उनकी बीवी को पता चल गया तो उन्होंने ये सिलसिला रोक दिया, लेकिन फिर भी वो चोरी चोरी पैसे भेजते थे। एक दिन चाचा हमारे घर आए, आकर मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है, मैं तो यहाँ पर नहीं था और मेरा भाई इस दुनिया से चला गया, लेकिन मैं अब हूँ। मुझे भी थोड़ी तसल्ली हुई। उन्होंने कहा, जब मैं गया था तो बहुत छोटा था। मैं तुम्हें पैसे देता था और तू जाकर दुकान से चीज ले आया करता था। आज भी पैसे ले ले और कुछ अपने लिए खा लेना। मैंने कहा, नहीं चाचू, मुझे जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अरे क्यों नहीं है, मेरे लिए तो हमेशा बच्चा ही रहेगा। उन्होंने मुझे 10 का नोट पकड़ा दिया। उस जमाने में 10 रुपए बहुत ज्यादा थे। मुझे भी याद नहीं था कि मैं अपने लिए कब कोई चीज ली थी। बस घर की दाल रोटी पूरी करने में लगा रहता था। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा तो उन्होंने कोई रद्द अमल नहीं दिया। ये नहीं था कि हाँ बेटा चले जाओ, चाचू ने पैसे दिए हैं तो जाकर कुछ खा लो। जब चाचू ने मुझे तीसरी दफा कहा
तो मैं खुद ही बाहर चला गया। बाहर से कोई चीज़ ली और वहीं खाने में व्यस्त हो गया। हमारे मोहल्ले में एक पेस्ट्री वाला होता था। वो वहीं पर प्लेट में रख कर देता था और वहीं बैठकर खाने में मज़ा आता था। जब मैं वापस आया तो चाचा जी जा चुके थे, लेकिन माँ रो रही थी। मैंने उनको पुकारा तो वो इस तरह से चौंक गई जैसे मेरी जगह उन्होंने किसी और को देख लिया हो। मैंने कहा, क्या हुआ है, आप रो क्यों रही हैं? और चाचा चले गए तो उन्होंने कहा, हाँ वो चले गए हैं, और उठकर वॉशरूम में चली गईं। वापस आई तो अभी भी उनकी आंखें नम थी। मैंने कहा, क्या हुआ है, क्या बात है? तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगी और कहने लगी कि कुछ नहीं, खा लिया है ना जो तूने खाना था। मैंने कहा, हाँ, लेकिन आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? क्या चाचू ने कोई बात कह दी है? मेरी माँ खामोश हो गई। उन्होंने कहा, जा जाकर अपना काम कर, मुझे परेशान न कर। वो खुद में बड़बड़ाती रही, कभी जमाने को ताना देती रही तो कभी मुझे कहती रही कि तेरा बाप मर गया है, साथ मैं भी मर जाती। कभी कहती कि कोई किसी का नहीं है, जबकि मैंने देखा तो तकिए के नीचे 500 पड़े हुए थे। मैंने कहा, ये किसने रखे हैं? तो कहने लगी, तेरा चाचा देकर गया है, जाकर राशन ले आ, राशन का इंतजाम हो गया। ये बात ऐसे बोल रही थी जैसे कोई नुकसान हो गया है, जबकि 500 रुपए कमाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। वाकई हमारे पूरे महीने का राशन आ जाता। माँ का गुस्सा और बेबसी मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन दिल ही दिल में खुशी थी कि चलो चाचू ने एहसास तो किया। मेरी माँ इसी तरह गुस्से में रही, लेकिन 2-3 दिन बाद वो ठीक हो गई और जिस दिन उनका मूड थोड़ा बेहतर था उस दिन चाचू फिर से आ गए। मुझे तो लगा था कि वो हर महीने आएंगे और महीने के राशन के पैसे दे जाएंगे, पर आज वो आए तो उनके हाथ में काफ़ी सारा सामान था। फल फ्रूट थे, सब्जियां थी। मैं बहुत खुश हो गया था, लेकिन मेरी माँ के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। मुझे बताया था कि तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारे बाप को हमसे दूर किया था। ये हमारे साथ अच्छे तरीके से नहीं रहती थी, इसलिए ये सब कुछ हुआ था। शायद माँ के दिल में अभी भी नफरत थी, लेकिन माँ को नफरत से काम नहीं लेना चाहिए था। आजकल कौन किसका एहसास करता है? अगर चाचू कर रहे थे तो ये कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन माँ को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे चाचू को देखते ही उनकी रूह फना हो गई। उन्होंने उनसे पानी तक का नहीं पूछा। मैंने ही आगे बढ़कर पानी पूछा तो कहने लगे, हाँ हाँ, अभी पानी पी लूँगा, फिर चाय भी पीऊँगा, थोड़ी देर बैठूंगा तुम लोगों के पास। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं। मैं जाकर किचन में देखा तो चाय के साथ खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने कहा कि मैं जरा दुकान तक होकर आता हूँ। चाचा जी ने फिर से मुझे 10 रुपए दिए। उन्होंने कहा, अपने लिए भी कोई चीज़ ले आना, आराम से खा पी के आना, कोई जल्दी नहीं है। मैंने कहा कि जी जरूर। पैसे हाथ में लिए चल पड़ा, लेकिन इस दफ़ा यही हुआ कि मेरे आने से पहले ही चाचा जी जा चुके थे। मैंने माँ से पूछा तो माँ ने कुछ नहीं कहा। वो बाथरूम में चली गईं और फिर से रोने लगी। उनकी तबीयत बड़ी अजीब सी लग रही थी। रात तक बुखार में जलने लगी। डॉक्टर को बुलाकर लाया। उसने कहा कि उन्होंने कोई मेहनत का काम किया है। मैंने कहा कि नहीं, मेरा ख्याल था कि शायद माँ ने कपड़े धोए होंगे इसलिए बीमार हो गई, लेकिन आज उन्होंने ऐसा मेहनत का काम नहीं किया था। डॉक्टर ने कहा, आप अपनी माँ को आराम करवाएं, अब उनकी उम्र बढ़ रही है, उनको आराम की ज़रूरत है, थकावट की वजह से बुखार हुआ है। डॉक्टर ने माँ से पूछा कि आपने क्या कुछ खाया था, क्या मसला है? वो डॉक्टर को भी आंखें दिखा रही थी, उनसे भी बात नहीं कर रही थी। उनकी आंखों में अजीब सी नफरत महसूस हो रही थी। मैंने कहा कि अगर तबीयत ज़्यादा खराब है तो मैं चाचू को फ़ोन करता हूँ, आपको बड़े अस्पताल में ले जाएंगे। इस बात पर वो और ज़्यादा गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा, क्यों उसको बार बार फ़ोन करता है? वो तेरा बाप है क्या? तेरा बाप मर गया है। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि पास में डॉक्टर बैठा है और मुझे सबके सामने डांट दिया। लेकिन मैं खामोश हो गया और माँ को लेकर घर ले आया। 1-2 घंटे में वो ठीक हो गई। वो कमरे में बैठी थी। मैंने कहा कि आप इधर ही बैठें, मैं आपके लिए कुछ बनाकर लाता हूँ। लेकिन जब मैं उनके कमरे में गया तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। बिस्तर के ऊपर बहुत सी सिलवटें पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि बिस्तर के ऊपर किसी ने छलांग मारी है। क्या मेरे जाने के बाद घर में कोई बच्चा आया था? लेकिन सिलवटों के बीच कुछ और भी पड़ा हुआ था, जिसको देखकर मैं हैरान रह गया। ये तो मेरे चाचा जी की घड़ी थी। उनकी घड़ी यहाँ कैसे आ गई, वो भी इस बिस्तर के ऊपर? मैं घड़ी उठाकर लाया और माँ को दिखाई। मैंने कहा कि माँ, ये तो चाचू की घड़ी है, ये बेड पर पड़ी हुई थी। माँ तो ऐसे घूर रही थी जैसे ना जाने क्या हो गया हो। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कहाँ से आई, मुझे क्या पता होगा घड़ी कहाँ से आई है। और तू कमरे में पैसे लेने गया था ना, तो तकिए के नीचे रख कर गया है तेरा चाचू। मैंने कहा, नहीं, मैं पैसे लेने नहीं गया था, मैं तो आपके लिए सही वाला तकिया लेने गया था।
ताकि आप यहाँ पर आराम से बैठ सके। मुझे पैसों से क्या मतलब है, अगर चाचू ने दिए हैं तो इस्तेमाल ही हो जाने हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि घड़ी यहाँ पर कैसे आ गई। मेरी माँ ने कहा गिर गई होगी। इतना कहकर वो खामोश हो गई। मैंने घड़ी को एक तरफ रख दिया कि चलो जब दोबारा आएंगे तो मैं घड़ी उनको दे दूंगा। खानदान भर में मेरा चाचू मशहूर था कि वो एक लापरवाह आदमी है। उसके पास हमेशा पैसों की रेल रहती है। उसके पास कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं रहती, लेकिन उसने पैसों से हमेशा अय्याशी की थी। जब वो बाहर के मुल्क चला गया तो उसके बाद वो एक बदला हुआ इंसान बनकर आया। सब यही कह रहे थे कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा, बहुत अच्छे इंसान बन गए हैं। वहाँ जाकर बहुत मेहनत मजदूरी की है, इसलिए अब उसे पैसों की कदर है। खैर सुबह हुई तो माँ की तबीयत ठीक थी। हम दोनों बैठे खाना बना रहे थे जब मैंने कहा कि शुक्र है पापा हमारे लिए घर छोड़ गए थे। माँ ने कहा क्या फ़ायदा है ऐसे घर का, इससे अच्छा तो हमें बेघर ही छोड़ जाता, और खाने को एक तरफ रखकर उठकर वहाँ से चली गई। मैंने उनसे पूछा माँ क्या बात है, आप मुझे बताएं, क्या कोई मसला है या किसी ने कुछ कहा है आपको, कोई बात बुरी लगी है। एक पल को माँ के चेहरे पर ऐसे निशान आए कि वो मुझे अब सब कुछ बता देगी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। न जाने वो क्या सोचकर डर गई थी। उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस तू अपना काम किया कर और ज़्यादा मेहनत ना किया कर। मैं चाहती हूँ कि तू खुश रहे। मैंने कहा माँ मैं इसी में खुश हूँ कि मैं आपका ख्याल रखूँ, इस घर को अच्छी तरीके से चलाऊँ, इससे ज़्यादा मेरी खुशी फिलहाल और क्या हो सकती है। माँ ने कहा तेरी सारी जिंदगी पड़ी है बेटा, मेरा क्या है। मैंने कहा आपकी भी तो सारी जिंदगी पड़ी है। 16 साल की थी आप तो आपकी शादी कर दी गई, और अभी तो आपकी उम्र 33 या 34 साल ही होगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना आपके साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि ठीक तो तब होगा ना बेटा जब कुछ रह जाएगा, जब कुछ बचेगा ही नहीं तो फिर ठीक क्या होगा। शायद वो ये बात कर रही थी कि बाबा इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन मरने वाले तो हमें तो जिंदा छोड़ कर ही जाते हैं, अपने साथ तो नहीं ले जाते। हाँ ये तो अच्छा होता कि वो हमें साथ ही ले जाते, पर ऐसा नहीं होता है। जाने वाले चले जाते हैं पर पीछे वालों को फिर भी जिंदा रहना पड़ता है, जिंदगी गुजारनी पड़ती है। जब भी चाचू घर आते थे मुझे दुकान पर भेज देते। मुझे इस दफ़ा उनसे ज़रूरी बात करनी थी। मैं उनसे कहना चाहता था कि वो जिस जगह पर काम करते हैं वहाँ पर मेरी नौकरी की बात करें। मैं मजदूरी करके थक गया हूँ, लेकिन वो मुझे घर में रहने ही नहीं देते, और उनके आते ही माँ हमेशा ही रोने लगती। एक दिन चाचू मुझे बाहर ही मिल गए और मैंने उनसे ये बात पूछ ली। मैंने कहा कि आप आते हैं जाते हैं तो माँ बहुत रो पड़ती है, पता नहीं क्या बात है। उसके बाद उनका मूड भी खराब हो जाता है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाबा की कोई ना कोई बात हो जाती है और उसको अपने पति की याद आ जाती है तो वो रोने लगती है। मुझे जवाब सही लगा, क्योंकि अभी भी हम अगर घर में बाबा की कोई बात करते थे, यानी मैं और माँ आपस में कोई बात करते थे, तो बाबा का जिक्र आ जाता तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते थे। लेकिन माँ के दिल में चाचू के प्रति नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब तो ऐसा हो गया था कि घर में किसी जानवर का जिक्र कर लिया जाए तो उन्हें बुरा नहीं लगता था, लेकिन अगर चाचू का जिक्र कर लिया तो वो जलते कोयले की तरह लौटने लगती थी। कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर थी। चाचू जब भी आते थे वो यही कहते थे कि बैठकर बात करेंगे, चाय पियेंगे, लेकिन मेरे आने से पहले वो वापस चले जाते थे। और उस दिन उनके घड़ी भी बिस्तर पर पड़ी हुई थी। वो हमें इतने पैसे दे रहे थे, जबकि दूसरी तरफ मुझे ये बात पता चली कि वो अपनी बीवी को खर्च नहीं देते। जो इंसान अपनी बीवी को खर्च नहीं देता वो किसी और की बीवी को इतने पैसे क्यों दे रहा था। कहते हैं कोई किसी को मुफ्त में 1 रुपया नहीं देता, चाहे वो अपना हो या पराया। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था। मेरे दिमाग में एक बात आ गई। एक छोटा सा शक था, लेकिन मैं जानता था इसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन मुझे ये शक दूर करना था। एक दिन चाचू ने इसी तरह मुझे 10 रुपए दिए और कहा जो अपनी पसंद की चीज जाकर खा लो। माँ कमरे में ही बैठी थी। मैंने कहा ठीक है। मैं घर के दरवाजे के बाहर तो निकला, लेकिन 2 मिनट बाद ही पड़ोसियों के घर में दाखिल हुआ। वहाँ पर भी मेरी उम्र का एक लड़का था जो मेरा दोस्त था। मैंने उसे कहा कि छत पर जाना है। उसने कहा कि हाँ जा सकते हो। मैं छत पर गया, उसकी छत से अपने छत पर छलांग लगा दी। अभी मैं सीढ़ियों से नीचे आ रहा था कि मैंने अजीबोगरीब आवाज़ सुनी। मैं फौरन समझ गया कि ये आवाज़ किस किस्म की थी। मेरा खून खौलने लगा, मेरे हाथ पांव सन्न हो गए, मेरे कान गर्म हो गए थे। मुझे गुस्सा आ रहा था और हैरानगी भी हो रही थी। मैं दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था। ये तो वही कमरा था जहाँ पर माँ बैठी थी।
और मैंने दरवाजे पर अचानक से दस्तक दी। अंदर खामोशी छा गई। 2 मिनट के बाद दरवाजा खुला तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। उसके बाद न मैंने आओ देखा न ताव देखा, अपने चाचू को गिरेबान से पकड़ा और उठाकर बाहर जमीन पर फेंक दिया। मैं जवानी की दहलीज पर खड़ा था। मेरे अंदर बड़ी ताकत थी और अब ताकत न आजमाता तो कब आजमाता। मेरी आंखों के सामने ये शख्स मेरी बर्बादी का सामान लिए खड़ा था। मेरी माँ रो रही थी। उन्होंने मुंह पीछे कर लिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने चाचू को मारना पीटना शुरू कर दिया। उसके चिल्लाने की आवाज बाहर जाने लगी तो लोगों को पता चला कि घर में लड़ाई हो रही है और वो घर के अंदर दाखिल हो गए और चाचू की जान मेरे से बचाई। मैंने सबको कहा, ये कौन है? इसको मैं नहीं जानता। ये मेरे घर में घुस आया था। उन्होंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाद मैं घर चला गया और जाकर अपनी चाची को सब कुछ बता दिया और अपनी बुआ वगैरह को भी। सब लोग हैरान रह गए। मैंने ये भी कहा, ये मेरे घर में पैसे देकर जाता था। अगर मुझे पता होता कि ये पैसे इस चक्कर में देकर जा रहा है तो मैं इसे इससे पहले ही इसके अंजाम तक पहुंचा चुका होता। मुझे मेरी चाची, बुआ और दादा ने कहा, इस बात को यहीं पर रहने दो। चाचू को जाकर पुलिस स्टेशन से वापस ले आओ। कहो तो वो तुम्हारा चाचा है। मैंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगा। मैं उसे कानून के नीचे लेकर आऊँगा और आप लोग यही दुआ करें कि उसे कानून ही सज़ा दे, क्योंकि अगर कानून ने उसकी सज़ा नहीं दी तो मैं फिर खुद उसे सज़ा दूंगा। उन्होंने कहा कि तू कल का लड़का आज हमारे सामने हमारा दुश्मन बनकर खड़ा हो गया है। अपनी माँ को क्यों नहीं समझाता? हो सकता है वही इसमें शामिल हो। तेरी माँ ने ही उस पर डोरे डाले हों, अपना हुस्न दिखाया हो। वो तो अभी भी जवान और खूबसूरत है। मुझे तो उन सब पर भी गुस्सा आ रहा था। अगर दादा की उम्र का लिहाज न होता तो उनको भी बताता कि मैं कौन हूँ। मैंने कहा, हाँ, अब तुम सबको बताऊंगा कि मैं किस बाप की औलाद हूँ। दरअसल बात ये थी कि जिस घर में हम रहते थे ये घर चाचू का था, जो उन्होंने अपनी बीवी से छिपाकर खरीदा हुआ था और मेरे बाबा को रहने के लिए दिया हुआ था। जब वो घर से निकले थे तो उनके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए चाचू ने उस टाइम पर अपने भाई पर तरस खाकर उन पर ये छोटा सा एहसान किया था। अब जब चाचा रोज घर आते तो मेरी माँ को धमकाता था, कहता था इस घर से निकल जाओ, तुम्हें इस घर से निकलना होगा, नहीं तो मेरी बात माननी होगी। मेरी माँ ये सोचती थी पहले ही मेरा बेटा मेहनत मजदूरी करके घर चला रहा है, अब घर पर कुछ 2-4 चीज आनी शुरू हुई है। अगर हमारे सर पर छत ना रही तो हम क्या करेंगे? किराए के घरों पर रहना आजकल बड़ा मुश्किल है। एक मजदूर आदमी खाना पूरा कर ले यही बड़ी बात है और हमारा सिर्फ खाना ही पूरा होता था। हम ना तो नए कपड़े लेते थे ना कहीं जाते थे। बीमारी में सरकारी अस्पतालों से धक्के खाते थे और बस किसी तरह खाना पीना चल रहा था। ऐसे में अगर किराए के घर में रहना पड़ता तो हमारा तो हाल बुरा हो जाता। माँ मजबूर थी और मेरा चाचू उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा था। पैसे भी इसलिए देता था। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया और उस पर केस किया। मैंने कहा इसने जो किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।